नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने नायक शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। नायक संस्कृत का तत्सम शब्द है और हिंदी में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की यात्रा किए बिना ज्यों का त्यों आया हुआ है। यह नायक शब्द देखते हैं। नायक बताया संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। इसके रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है, विकार नहीं आया है, विकृति नहीं आई है और हिंदी में ज्यों का त्यों आया हुआ है। इस शब्द ने पाली, प्राकृत या अपभ्रंश की यात्रा नहीं की है और उस यात्रा के क्रम में इसका घर्षण नहीं हुआ है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए देखते हैं नायक शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई। संस्कृत में णीय धातु है। णीय धातु है और इसमें णवुल प्रत्यय के योग से नायक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। णीय एक सूत्र है णो नः। यह णो जो है णः ही है, नः नः। यह मूर्धन्य ण जो है वह दंत्य न में बदल जाता है इस सूत्र के द्वारा, तो हो जाएगा निय और नवुल। अब देखिए, यह जो है हल है, व्यंजन है, क्योंकि इसमें हलंत का चिन्ह है। यह भी हल है, व्यंजन है और क्योंकि इसमें हलंत का चिन्ह है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, इसमें भी कोई स्वर नहीं मिला हुआ है। और सूत्र है हलंतयम। हलंतयम और यह जो है हल हो और अंत में हो तो इसकी इत संज्ञा होती, इसको इत भी कहते हैं। यहाँ इत है, ल इत है और इसका फल क्या होता है कि इसका लोप हो जाता है। यह हुआ, इसका लोप हो जाएगा और इसका लोप हो जाएगा। अब आइए यहाँ, यह जो है ण हलंत है, यह भी है। और एक सूत्र है चूटू। चूटू एक सूत्र है। यह सूत्र यह है कि प्रत्यय के पहले णवुल प्रत्यय है, तो प्रत्यय के पहले अगर चू हो, चू मतलब चवर्ग, अथवा टू हो, टू मतलब टवर्ग। चवर्ग आप जानते हैं, च, छ, ज, झ, य और टवर्ग ट, ठ,
ढ, ढ और ण। तो यह है, इसका लोप हो जाता है। चुटु सूत्र के द्वारा इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। प्रत्यय के पहले यदि चवर्ग हो या टवर्ग हो, चू या टू हो, तो उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसको अनुबंध भी कहते हैं। तो आप देखिए या और ल हलंत, यह जो है इस सूत्र के द्वारा इसका लोप होगा, और ये इसका जो है चूटू सूत्र के द्वारा लोप होगा, और इसको अनुबंध भी कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बच जाता है? नी। इसका लोप हो गया है तो नी, और इसका भी लोप हो जाएगा और इसका भी लोप हो जाएगा, बता दिया है सूत्र। तो बच जाता है वू। और अब नी है और वू का जो है आदेश अक हो जाता है। वू का आदेश के द्वारा, वू का आदेश, तो उसमें अक का आगमन हो जाता है। अब आ के प्रभाव से नी की वृद्धि हो जाती है, तो यह जो है नय हो जाता है। वृद्धि होने से नय हो गया, और फिर क्या हो जाएगा? अक। फिर देखिए यहां जो है नय जोड़ अक, अब अयादि संधि होती। नय अ के प्रभाव से क्या हो जाएगा? नाय और अक। यहाँ ये जो है, ये जो हुआ है नय अ के प्रभाव से नाय हो गया है, और फिर ये अयादि संधि इसके कारण से। और हम जानते हैं ये अयादि संधि के कारण नय जो है नाय हो जाएगा, और उसमें अ मिल जाने से तो यह हलंत और अ य हो जाता है। तो यह हो गया, ये बच गया ना, ये हो गया दोनों मिलके य, और ये हो गया क। नायक हो गया। नायक में सुविभक्ति लगती या सुप विभक्ति भी कह सकते। इसका प्रथमा यानी कर्ता कारक और एक वचन का रूप तो हो जाता है नायकः, और इसका रूप चलता है देव की तरह, नायकः, नायको, नायकाः। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नायक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। पुस्तकों में नी धातु से कई पुस्तकों में, कई ग्रंथों में, व्याकरण शास्त्रों में नी धातु से और उसमें णवुल प्रत्यय के द्वारा और अक आदेश से ये नायक शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है, जबकि मूल धातु णीय है। तो यह हम देखते हैं नायक शब्द की व्युत्पत्ति यह हुई है। और नायक शब्द का जो है ध्यान में रखना है, नायक शब्द का
समानांतर शब्द जो है, समानार्थक शब्द जो है नेता होता है। नेता, तो नेता भी ईणीय धातु और उसमें त्रिच प्रत्यय के योग से ही नेता शब्द व्युत्पन्न हुआ है। यह अंत में हल है, ये भी अंत में हल है, या इत संज्ञक है बताया जैसे कि तो लोप हो जाएगा, और णो नह सूत्र से यह मूर्धन्य ण या दंत्य न में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये नीय और त्रिच, और फिर ये इत है, यह भी इत है, तो लोप हो जाएगा नी और त्रिच। इकह गुण वृद्धि, इकह गुण वृद्धि के द्वारा इसका गुणादेश हो जाता है, और गुणादेश होने के बाद ये ने हो जाता है, और ये त्रि, और फिर हो जाएगा मूल शब्द नेत्री। और नेत्री है, और नेत्री में सुप विभक्ति लगती है प्रथमा, और एक वचन का रूप, तो हो जाएगा नेता, नेता का रूप फिर चलेगा। तो यह नेता, तो हमने नायक और इसका समानार्थी शब्द जो है नेता, दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति जानी है कि यह होता क्या है। देखिए, नायक शब्द के अर्थ पर विचार करेंगे। नायक शब्द के अर्थ पर व्युत्पत्ति हमने जान ली है। णीय धातु से नवुण प्रत्यय लग करके नायक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, और णीय धातु में ही त्रिच प्रत्यय, ये सब कर्तृ प्रत्यय हैं। णवुल और त्रिच ये सब कर्तृ प्रत्यय हैं, कर्ता का बोध कराते हैं। तो इस तरह से दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है, हमने जाना है। नायक शब्द का अर्थ जो होता है, नायक शब्द का जो अर्थ होता है वह ईश्वर, और ईश्वर के जितने पर्यायवाची शब्द होंगे नायक के लिए, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद स्वामी, पति, ईशिता, नेता तो बता ही दिया है, नेता, प्रभु, अधिपति, अधिपति, तो ये अग्रणी, अगुवा, प्रधान, मार्गदर्शक, तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये हमने देखा है कि ये अधिपति के जितने पर्यायवाची शब्द होंगे, या अग्रणी के, अगवा के, प्रभु के, नेता के, ईशिता के, ईश्वर के, स्वामी के, पति के, प्रधान के, मार्गदर्शक के, इनके जितने सारे पर्यायवाची शब्द होंगे वे सभी नायक का अर्थ देते हैं। तो नायक के पर्यायवाची शब्द या अर्थ हमने जाने। नायक
का विपरीतार्थक शब्द जो होता है, नायक है, और नायक का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वह खलनायक या प्रतिनायक। ध्यान में रखना है, नायक का विपरीतार्थक खलनायक और खलनायक का समानार्थी पर्यायवाची प्रतिनायक। तो नायक का के दो विपरीतार्थक शब्द हुए, नायक का खलनायक या नायक का प्रतिनायक, यह ध्यान में रखना है। और खलनायक के जितने पर्यायवाची शब्द होंगे वो नायक के विपरीतार्थक शब्द होंगे। उसी तरह से प्रतिनायक के जितने पर्यायवाची शब्द होंगे वे नायक के विपरीतार्थक शब्द होंगे। यह ध्यान में रखना है। नायक और नेता, यह ध्यान दीजिए, गांधी नायक थे और महेंद्र सिंह धोनी नायक थे, नेता हैं, हम जान रहे हैं। लेकिन गांधी जो फिल्म रिचर्ड एटनबरो ने बनाई है उसमें गांधी का अभिनय जो है प्रोफेसर किंग्सले ने किया है। तो गांधी वास्तविक पुरुष थे, महेंद्र सिंह धोनी वास्तविक पुरुष हैं। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका का अभिनय प्रोफेसर किंग्सले ने किया था, तो ये अभिनायक हुए। या अभिनेता हुए, यह स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं। महेंद्र सिंह धोनी नायक हैं, वास्तविक पुरुष हैं महेंद्र सिंह धोनी, और इनके ऊपर जो फिल्म बनी है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, यह फिल्म बनी है। और इसमें देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी का किरदार किसने निभाया है, तो सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया है। आप यह देखिए, तो सुशांत सिंह राजपूत ये नायक नहीं कहे जाएंगे, ये अभिनायक कहे जाएंगे या अभिनेता कहे जाएंगे। नायक और अभिनायक में, नेता और अभिनेता में ये अंतर मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। एक और उदाहरण बता रहा हूँ कि संजय दत्त वास्तविक पुरुष हैं, संजय दत्त वास्तविक पुरुष हैं, और इनके ऊपर जो फिल्म बनी है संजू, तो इसमें जो है संजय दत्त का किरदार किसने निभाया है, तो रणबीर कपूर ने निभाया है। देखिए रणवीर शुद्ध रूप में यह होता है, लेकिन ये रणवीर इस तरह से अगर लिखते हैं कोई तो हमें भी इसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो रणबीर कपूर ने निभाया। तो रणबीर कपूर जो हैं अभिनायक हैं या अभिनेता हैं, इनको नायक या नेता नहीं कहा जा सकता है। यह बात स्पष्ट हुई है। और
अंग्रेजी में नायक के लिए, नेता के लिए लीडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा और अभिनायक या अभिनेता के लिए एक्टर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वन हु एक्ट्स, दैट इज एन एक्टर। तो वन हु लीड्स, दैट इज ए लीडर। तो ये लीडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि देखते हैं हीरो शब्द का प्रयोग करते। हीरो जो है नायक का एक भेद है वीर रस के अनुसार। वीर रस के अनुसार हीरो जो है, वीर जो है, नायक का एक भेद है हीरो। लेकिन सामान्य रूप से अंग्रेजी में नायक के लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा वह लीडर ही शब्द प्रयुक्त होगा। अग्रणी के अर्थ में, अगुवा के अर्थ में, प्रधान के अर्थ में, मार्गदर्शक के अर्थ में। तो यह हमने देखा है नायक शब्द, इसका विपरीतार्थक, और यह जो है वास्तविक पुरुष हैं लेकिन इनका अभिनय करने वाले। रामायण में रामचरितमानस, राम जो हैं वास्तविक नायक है लेकिन उनका किरदार मंच पर निभाने वाले वो दोनों एक व्यक्ति नहीं हैं। तो जैसे रामायण है रामानंद सागर की, उसमें राम की भूमिका का निर्वाह अरुण गोविल ने किया है, तो वो अभिनायक हुए या अभिनेता हुए। एक और शब्द है, बता रहा हूँ कि नायक शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग जो होगा वह नायिका होगा और नेता का नेत्री होगा यह। और ये देखिए अभी उपसर्ग लगा करके अभिनायिका, ये अभिनायक का स्त्रीलिंग रूप हुआ, अभिनायक का स्त्रीलिंग रूप हुआ अभिनायिका। और यह जो है नेत्री जो है नेता का, और इसमें देखिए अभी उपसर्ग लगाएंगे तो अभिनेत्री शब्द बनता है, अभिनेत्री, यही शुद्ध है। तो अभिनेत्री जो है वह अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप है। और इसका विपरीतार्थक करना चाहेंगे तो प्रतिनायक, खलनायक, उसमें देखेंगे तो प्रतिनायिका, खलनायिका, इसके विपरीतार्थक में और स्त्रीलिंग रूप में नायक, खलनायक, प्रतिनायक, स्त्रीलिंग रूप, खलनायिका, प्रतिनायिका, नेता, है ना। तो इसका प्रतिनेता या खलनेता विपरीतार्थक और स्त्रीलिंग रूप खलनेता का खलनेत्री और प्रतिनेता का प्रतिनेत्री। तो यह ये समझने की आवश्यकता है, यह मैंने बताया है। और नायक और नायिका यह समझना है कि आवश्यक नहीं कि नायिका नायक
से कोई संबंध रखती हो, यह आवश्यक नहीं। आधुनिक काव्यशास्त्र के अनुसार नायिका वह नायक की पत्नी या प्रेमिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और एक बता रहा हूँ तो ज़्यादा बात स्पष्ट हो जाएगी। अध्यापक, अध्यापिका, वह पुरुष जो अध्यापन करता हो और वह स्त्री जो अध्यापन करती हो, तो अध्यापन करने का गुण जो है दोनों में, पुरुष जो अध्यापन करता है अध्यापक कहलाता है, और स्त्री जो अध्यापन कार्य करती है वह अध्यापिका कहलाती है। और एक शब्द और है, अध्यापक का एक स्त्रीलिंग रूप यह है और दूसरा स्त्रीलिंग रूप बता रहा हूं, अध्यापकानी। ध्यान देना है, जैसे सूर्य, सूर्या और सूर्याणी, उसी तरह से इंद्र है, इंद्रा है और इंद्राणी है। तो ये समझना है, जैसे समझा आपने कि अध्यापक जो पुरुष अध्यापन कार्य करता हो, अध्यापिका जो स्त्री अध्यापन कार्य करती हो, और अध्यापकानी उसको कहते हैं जो अध्यापक की पत्नी हो, चाहे वह निरक्षर ही हो, असाक्षर ही हो, चाहे वह जो है दूसरा कार्य करती हो, सामान्य घरेलू महिला हो, तो अध्यापक की पत्नी होने के कारण वह अध्यापकानी कही जाएगी। उस तरह से सूर्य की पत्नी सूर्याणी और इंद्र की पत्नी इंद्राणी वो कही जाएगी। लेकिन सूर्या जो है वो जो स्त्री है उसमें सूर्य के सभी लक्षण हैं और दोनों में कोई पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको अलग करके भी समझ सकते हैं। तो जैसे ये आप देखिए इसमें, तो ये मैंने बताया है कि आज के समय में अध्यापक है, अध्यापिका खुद जो योग्यता इसमें है वही योग्यता एक स्त्री में भी है और वह अध्यापन का कार्य करती है तो अध्यापिका कहलाती, और पुरुष अध्यापन का कार्य करता है तो अध्यापक कहलाता है। लेकिन अध्यापकानी में आवश्यक नहीं है कि अध्यापन करने का गुण हो, अध्यापन करने की विशेषता हो, कोई लक्षण हो, आवश्यक नहीं है। लेकिन अध्यापक की पत्नी है तो वह अध्यापकानी कहलाती है, यह बताया। उसी तरह से नायक है और नायिका है, ये स्पष्ट रूप से बता दिया, ये समझिए। और इसकी पत्नी या प्रेमिका के लिए जो शब्द आएगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, नायिकानी। यह संकल्पना है, यह कंसेप्शन है। कई कई अंतर्विक्षाओं में
लड़के जो हैं इसी तरह से उलझ जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। वह समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। तो यह जो है हमने देखा है। एक और नई बात बता रहा हूँ, किसी शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, कोई, ये तो हमने समझ लिया है, कोई अध्यापक है और उसकी पत्नी है, वो पढ़ी लिखी नहीं भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकती है, अध्यापन का कार्य नहीं करती हो, तो इनकी पत्नी होने के कारण वह क्या कहलाएगी? अध्यापकानी। लेकिन यहाँ यह देखिए, कोई कंसेप्शन नहीं है, कोई अध्यापिका है और इसका पति है और वो अध्यापन कार्य नहीं करता है, तो क्या कहा जाएगा? तो इसका कोई कंसेप्शन ही नहीं है, क्योंकि जिस समय ये सब शब्द चल रहे थे उस समय यह कंसेप्शन ही नहीं था कि स्त्री भी अध्यापिका हो सकती है और उसका कोई पति ऐसा हो सकता है जो अध्यापक नहीं हो। स्त्री के तो घर से बाहर निकलने की बात नहीं थी, बहुत कम स्त्रियां पढ़ी लिखी हुआ करती थीं, और वह भी सभी वर्णों में, सभी जातियों में यह व्यवस्था नहीं थी। यह तो भारत का सांस्कृतिक इतिहास बताता है और यह अलग विषय है। लेकिन ये है कि उसका पति है, तो क्या कहलाएगा? तो यह शब्द मैंने दिया है, अध्यापकान। और अध्यापकान में दीर्घई प्रत्यय लगा देंगे तो अध्यापकानी। यह देखिए स्त्रीवाची हो गया। तो आप देखिए, अध्यापक की पत्नी जो अध्यापन कार्य नहीं करती हो, अध्यापकानी। और अध्यापिका का पति जो अध्यापन कार्य नहीं करता हो, अध्यापकान। यह देख लीजिएगा, किसी शास्त्र में यह कंसेप्शन नहीं है और ये इस तरह के शब्द नहीं हैं। तो ये मैंने एक बताया है और ये दुरुस्त है, बिल्कुल ही सटीक है, सही है, इसमें कोई यह नहीं है। अध्यापकान वह पुरुष जो अध्यापिका का पति हो, अध्यापकानी वह स्त्री जो अध्यापक की पत्नी हो लेकिन स्वयं अध्यापन कार्य नहीं करती हो, और यह पुरुष स्वयं अध्यापन कार्य नहीं करता हो। अध्यापकान लेकिन अध्यापिका की पत्नी हो। अगर यह स्वयं अध्यापन कार्य करती है तो अध्यापिका कही जाएगी, यह स्वयं अध्यापन कार्य करते हैं तो अध्यापक कहे जाएंगे। और यह होता है कि कोई पुरुष और उसकी पत्नी दोनों ही अध्यापन कार्य करते हैं, तो इस स्थिति में पुरुष अध्यापक कहा जाएगा और स्त्री अध्यापिका कही जाएगी। और यह अगर ऐसा नहीं है, पुरुष अध्यापन कार्य करता है और उसकी पत्नी अध्यापन कार्य नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में वह अध्यापकानी कही जाएगी। और अध्यापिका स्त्री अध्यापन कार्य करती है और उसका पति अध्यापन कार्य नहीं करता है, तो वह अध्यापकान कहा जाएगा। और इसी में देखिए आसानी से दीर्घई प्रत्यय लगा देंगे तो अध्यापकानी शब्द व्युत्पन्न होता है। तो आज हमने नायक शब्द और की व्युत्पत्ति जानी है, नायक शब्द के अर्थ जाने हैं, नायक शब्द के विपरीतार्थक जाने हैं और नायक शब्द का स्त्रीवाची रूप जाना है। अगले वर्ग में, क्लास में हम नायक शब्द के लक्षण, नायक के लक्षण, नायक शब्द के नहीं, नायक के लक्षण पर विचार करेंगे। लक्षण स्वरूप को कहते हैं और परिभाषा को भी कहते हैं, यह ध्यान में रखना है। लक्षण, स्वरूप और परिभाषा
पर्यायवाची शब्द हैं। और रूप जो है वह भेद को कहते हैं, प्रकार को कहते हैं, काइंड को कहते हैं, टाइप को कहते हैं। तो यह ध्यान में रखना है। कई कई किताबों में रूप और स्वरूप में अंतर नहीं करके एक ही अर्थ में दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह गलत है और ध्यान में रखना है। बता दिया कि लक्षण, परिभाषा और स्वरूप पर्यायवाची हैं और रूप जो है वो उसके भेद हैं। तो अगले वर्ग में हम नायक के लक्षण, उसके स्वरूप या उसकी परिभाषा पर कई दृष्टियों से विचार करेंगे। और एक बात तो है, आप जितना देखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा लाभ मिलेगा, ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा लाभ मिलेगा, पूरा देखेंगे, पूरा लाभ मिलेगा। तो यह समझना है, लाभ आपको प्राप्त करना है। और ध्यान में रखना है कि जितना अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उतना ही पूरा का पूरा जो है, पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा जो है वर्ग जो है वो देखेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।